Hello everyone. From today onwards we start third chapter from our class 12th history textbook और टॉपिक जो है हमारा दैट इज किनशिप कास्ट एंड क्लास। इस चैप्टर के अंदर हम लोग यही बात करेंगे कि एंशिएंट इंडिया के अंदर किनशिप कास्ट और क्लास ये तीनों ही फीचर्स जो है वो किस तरह से एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स के रूप में हमारे सामने राइज होते हैं। ऑल ऑफ यू ये चैप्टर जो है ये बेसिकली डिपेंड करता है एक हमारे इंडियन एपिक के ऊपर जिसका नाम महाभारत है। हम लोगों ने हमारी जर्नल स्टडीज़ के अंदर हम लोगों ने महाभारत जो है इसकी स्टोरीज़ को हमने रीड आउट किया है, लेकिन एज ए स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री हम लोग बात करेंगे कि किस तरह से महाभारत जो है वो हमारे लिए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के रूप में हमारे सामने आता है। ऑल ऑफ ये थर्ड चैप्टर जो है इसकी स्टार्टिंग हम लोग बात करें तो ये काफ़ी हद तक ये बेस्ड है हमारे सेकेंड ही चैप्टर के ऊपर। हम लोगों ने प्रीवियसली जो चैप्टर था उस चैप्टर के अंदर पढ़ा कि किस तरह से 600 BC से लेकर 600 AD तक का जो पीरियड है उस पीरियड के अंदर हमारे इंडिया के अंदर डिफरेंट इकोनॉमी और पॉलिटिकल चेंजेस आए और इन इकोनॉमी और पॉलिटिकल चेंजेस जो थे उन्होंने हमारे जो वो लाइफ जो थी उसको काफ़ी हद तक इम्पैक्ट किया। बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो 600 AD से BC से लेकर 600 AD तक के इस 1000 ईयर के पीरियड में हम लोग बात करें तो कई सारी चेंजेस हमारे सामने आते हैं। जैसे जस्ट लाइक एग्जांपल के रूप में हम लोग बात करें तो इस पीरियड के अंदर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ और इस एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए एक लार्ज स्केल के ऊपर फॉरेस्ट एरियाज़ जो थे उनको कट कर दिया गया और इस फॉरेस्ट एरियाज़ के कट होने की वजह से हमारी जो सोशल लाइफ जो थी वो काफ़ी हद तक इम्पैक्ट हुई। दैन साथ ही हम लोगों ने पढ़ा इससे पहले वाले चैप्टर में कि क्राफ्टमैनशिप जो है इसका राइज हुआ और इस क्राफ्टमैनशिप की वजह से डिफरेंट सोशल ग्रुप्स जो हैं उनका इस्टेब्लिशमेंट हमारे सामने आता है। दैन साथ ही हम लोग देखें तो है ना सिटीज़ इस्टेब्लिश हो रही थी और इन सिटीज़ के अंदर जो डिफरेंट इकोनॉमी एक्टिविटीज़ जो थी इन्होंने एक लार्ज स्केल के ऊपर सोशल डिस्पार्टीज़ जो है उनको उन्होंने इस्टेब्लिश किया। बेसिकली शायद है ना हम लोग है ना हमारी जो जूनियर क्लासेस है उसमें हमने हिस्टोरिकल सोर्सेज की बात करी है। हमने कहा है कि हिस्ट्री जो है वो अपने सोर्सेज के ऊपर बेस्ड होती है और जब हम लोग सोर्सेज की बात करते हैं तो दो इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हमारे लिए होते हैं, पहला आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज और दूसरा लिटरेरी सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें तो चैप्टर फर्स्ट के अंदर हमारी आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को हमने स्टडी किया, वहीं पे बेसिकली थर्ड चैप्टर जो है इसके अंदर हम लोग लिटरेरी सोर्सेज को लेकर चलेंगे। आप याद रखिएगा कि लिटरेरी सोर्सेज जो हैं ये हिस्टोरिकल टेक्स्ट नहीं थे, लेकिन हाँ ये हमें कई सारी हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन जो है वो इन टेक्स्ट या इन लिटरेचर से हमें अवेलेबल होती हैं। हम लोग देखें तो मोस्ट ऑफ द लिटरेचर जो है वो सोसाइटी के जो पैरामीटर्स जो थे उनको लेकर डिस्कस करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम लोग है ना ये देखने की कोशिश करते हैं कि इनमें से हमें हिस्टोरिकल नॉलेज जो है वो कौन सी अवेलेबल होती है। लिटरेरी सोर्सेज अगर हम लोग बात करें तो ये इंस्क्रिप्शन के पैरेलल चलते हैं, दैट्स वाई इसीलिए हम लोग इनकी इंपॉर्टेंस जो है उसको हम लोग डिनाई नहीं करते। लेकिन जब लिटरेरी सोर्सेज को हम लोग पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल लिटरेरी सोर्सेज जो हैं उनको किसने बनाया, किसने लिखा, किसके लिए लिखा, किस लैंग्वेज के अंदर लिखा, उस लिटरेरी सोर्सेज की थीम क्या थी, इन सभी बातों को जब हम लोग लिटरेरी सोर्सेज को एज ए हिस्टोरिकल व्यू में देखते हैं तो ये चीज़ें हमारे माइंड में क्लियर होना असेंशियल होता है। ऑल ऑफ ये इसी के साथ में अगर हम लोग बात करें तो महाभारत, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि महाभारत जो है वो हमारे लिए एक लिटरेरी सोर्सेज के रूप में हमारे सामने आता है, जिसको आगे वाले जो पॉइंट्स है उस पॉइंट्स के अंदर हम उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। नाउ महाभारत की स्टोरीज़ आप लोगों ने सभी ने पढ़ी है, इसी स्टोरी को लेकर हम लोग महाभारत के जो डिफरेंट व्यूज़ हैं उनको लेकर हम लोग चलेंगे। इस चैप्टर की स्टार्टिंग जो है दैट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट पॉइंट जो है दैट इज़ द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत। ऑल ऑफ़ यू समहाउ हम लोग जब इस टॉपिक को पढ़ते हैं तो हमारे माइंड में ये आता है कि शायद मे बी महाभारत इकलौता ऐसा एपिक था जिसके ऊपर है ना क्रिटिकल एडिशंस लिखे गए थे। ऐसा नहीं है। हम लोग देखते हैं कि एंशिएंट और मिडिवल पीरियड के अंदर जितने भी जो लिटरेरी टेक्स्ट लिखे गए उन टेक्स्ट के ऊपर कई सारे अलग है ना इंटेलेक्चुअल पीपल्स जो थे जिन्होंने टाइमली उनके ऊपर अपने कमेंट्स लिखे हैं। शायद कमेंट्स या जिसको हिंदी के अंदर हम लोग टीका कहते हैं उसके लिखने के पीछे एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव था उस टेक्स्ट को या उस लिटरेचर को प्रेजेंट टाइम के अंदर हम लोग किस तरह से उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। दैट्स वाई इसीलिए लगभग हर रिलीजियस टेक्स्ट के ऊपर हम लोग देखें तो कमेंट्स लिखने का काम जो है वो डिफरेंट पीरियड्स के अंदर होता रहा है। ऑल ऑफ ये हम लोग देखें तो महाभारत के अंदर जब हम लोग टीका या कमेंट्स की बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम में मॉडर्न इंडिया के अंदर हम लोग बात करें तो इसके लिए एक कमेंट या एक ना क्रिटिकल एडिकेशन जो है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि 1919 के अंदर स्टार्ट किया गया था।
और इसको स्टार्ट करने वाले जो है ना पर्सन जो थे उनका नाम वी.एस. सुक्तांकर था। वी.एस. सुक्तांकर और दैन साथ ही हम लोग देखें तो इनकी टीम ने क्रिटिकल एडिशन जो है उसको लिखने का काम स्टार्ट किया। क्रिटिकल एडिशन को लिखने से पहले इन्होंने इनके माइंड में एक फ्रेमवर्क था और इस फ्रेम के वर्क के अकॉर्डिंग इन्होंने वर्क करना स्टार्ट किया। इन्होंने सबसे पहले क्रिटिकल एडिशन लिखने के लिए उन्होंने हमारे इंडिया में जितने भी जो महाभारत के जो संस्कृत एडिशंस थे, चाहे वो नॉर्दर्न इंडिया के हों, चाहे सदर्न इंडिया या ईस्टर्न या वेस्टर्न पार्ट के हों, उन सभी को कलेक्ट करना स्टार्ट किया। सारे के सारे जो एडिशंस जो थे, जो कि संस्कृत एडिशन थे, उन सबको एक जगह इकट्ठा किया गया और इकट्ठा करने के बाद में इन सभी एडिशंस को रीड आउट किया गया। इन एडिशंस को रीड आउट इनको अगर हम लोग बात करें तो जो कलेक्शन हुआ, ये कलेक्शन ओवर देन अगर आप बात करें तो दैट इज़ 13,000 पेजेस से भी ज़्यादा ये एडिशन का कलेक्शन कर लिया गया। हम देखें तो इस ना पूरे प्रोजेक्ट वर्क को 47 ईयर्स लगे कंप्लीट होने के लिए और इस प्रोजेक्ट को जब कंप्लीट किया गया तो इसमें से 2 डिफरेंट फाइंडिंग्स हमारे सामने आई। पहली फाइंडिंग, मोस्ट ऑफ द संस्कृत जो एलिमेंट्स, संस्कृत एडिशन जो थे, चाहे वो नॉर्दर्न के हों या सदर्न इंडिया के हों, उनमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स डेफिनेटली पाए गए। यानी कुछ ऐसी डेफिनेटली स्टोरीज थी जो कि लगभग सभी एडिशंस के अंदर मिल रही थी, लेकिन दूसरी तरफ कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन भी थी जो कि अलग अलग है ना एरियाज़ के अंदर अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब की गई थी, जिसको हम लोग रीजनल वेरिएशन के नाम से बेटर तरीके से बता सकते हैं। दैट्स मीन जब महाभारत को डेवलप किया गया संस्कृत के अंदर, तो जो रीजनल जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो डेफिनेटली एज ए रीजनल वेरिएशंस के रूप में इस महाभारत के अंदर धीरे धीरे इन्वॉल्व होती गई। सो बेसिकली ये सुक्तांकर का जो वर्क था, इस वर्क ने हमारे सामने एक तरह से कहा जाए क्रिटिकल एडिशन जो है महाभारत का हमारे सामने लेकर आए। बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि सुक्तांकर का वर्क जो है वो केवल संस्कृत को लेकर किया गया था और आप याद रखिएगा संस्कृत एक देव भाषा के रूप में एंशिएंट पीरियड के अंदर एक्सप्लेन की गई थी और इस देव भाषा को केवल यूज़ करने का जो राइट था वो केवल ब्राह्मण्स के पास में था। ऐसा इसीलिए हम लोग देखें तो इसमें मोस्ट ऑफ द जो ब्राह्मणिकल अप्रोचेस जो हमें मिलती हैं वही हमें इन संस्कृत टेक्स्ट के अंदर देखने को मिलती है। नाउ सुक्तांकर की स्टडी को फर्दर ऑन हम लोग देखें तो जो अलग स्कॉलर्स जो थे उन्होंने इसको और ज़्यादा डेवलप किया। स्कॉलर्स जो है उन्होंने अब केवल संस्कृत को ही नहीं बल्कि एंशिएंट इंडिया के अंदर जो पाली, प्राकृत और तमिल जैसी लैंग्वेजेस थी, उन लैंग्वेजेस के अंदर जो महाभारत की जो स्टोरीज जो थी या महाभारत का जो लिटरेचर जो था उसको लेकर उन्होंने स्टडी करना शुरू किया और उसके बेस के ऊपर कुछ और भी फाइंडिंग्स की गई। ऑल ऑफ यू एक इमेज आपके सामने हमने यहाँ पे दी हुई है और इस इमेज के अंदर ये बताया गया है, इसमें इमेज में कुछ फुटनोट्स दिए गए हैं और ये फुटनोट्स जो हैं ये बेसिकली ये माना जाता है कि जो उस समय की जो अदर जो लिटरेचर जो थे उनमें से जो पार्ट जो डेरिव्ड किया गया था, जो पार्ट लिया गया था, उसको एज ए फुटनोट के रूप में एक्सप्लेन करने की कोशिश इस पेज पे की गई है। ऑल ऑफ यू इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोग बात करते हैं किनशिप एंड मैरिज की। बेसिकली जब हम लोग सोसाइटी की बात करते हैं और है ना एंशिएंट सोसाइटी को जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे किनशिप और मैरिजेस जो है ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। किनशिप और मैरिजेस की अगर हम लोग बात करें तो इनमें से सबसे पहला जो आपका सब पॉइंट जो दे रखा है दैट इज़ फाइंडिंग आउट अबाउट द फैमिलीज़। बेसिकली फैमिलीज़ जैसे हम लोग आज भी हम देखते हैं कि फैमिलीज़ जो हैं दे आर आइडेंटिकल, यानी एक है ना परिचय जो है वो हमारे परिवार से हमें मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम लोग आइडेंटिटी की बात करते हैं तो इसमें हमारे सामने नंबर ऑफ़ मेंबर्स आते हैं, दैन उन नंबर ऑफ़ मेंबर्स में क्या रिलेशनशिप इस्टेब्लिश है उस रिलेशनशिप को हम लोग एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं और दैन साथ ही हम लोग फैमिली की जो ऑक्यूपेशन है उनको भी हम लोग उनके एज ए फीचर के रूप में डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। फैमिलीज़ की अगर हम लोग बात करें तो एक तरह से कहा जाए फैमिली जो है वो एक लार्जर नेटवर्क होता है जिसमें डिफरेंट पीपल्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं और इन डिफरेंट पीपल्स को एक टर्म दिया जाता है दैट इज़ रिलेटिव्स। और रिलेटिव्स के साथ में हम लोग देखें तो एक और टेक्निकल अगर एक है ना टर्म जो है वो यूज़ की जाती है दैट इज़ किनफोक। फैमिलीज़ जो है वो बेसिकली दे आर द एक्सटेंशन ऑफ किनफोक और जैसे जैसे किनफोक या ना रिलेटिव्स का एक्सपेंशन हमारे सामने आता है हम देखते हैं कि ये फैमिलीज़ जो हैं ये भी एक लार्जर स्केल के ऊपर हमारे सामने आती हैं।
ऑल ऑफ यू, जब फैमिली की बात करें, हम लोग फैमिली की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे सामने दो डिफरेंट टाइप की फैमिलीज हमारे सामने आती है। फर्स्ट टाइप की जो फैमिली है दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल फैमिली, जो कि प्योरली ब्लड के ऊपर बेस्ड होती हैं, यानी दोज पीपल जो कि कहना ब्लड रिलेशन को बीच में रखते हैं, जस्ट लाइक फादर मदर सन एंड डॉटर। ये जो है दैट इज़ कॉल्ड नेचुरल बॉन्ड ऑफ फैमिली। नाउ इसी के साथ में हम लोग देखें तो जब हम लोग फैमिलीज़ को और डीपर पार्ट में पढ़ना शुरू करते हैं, तो हम देखते हैं कि समटाइम्स फैमिली जो है वो ब्लड रिलेशन के ऊपर डिपेंड नहीं होती, बल्कि फैमिली को एक्सटेंशन करने के लिए समटाइम्स रिलेटिव्स जो कि ब्लड रिलेशन में नहीं है उनको भी इसमें इन्वॉल्व कर लिया जाता है। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल, हम लोग जब हमारी फैमिली को एक्सप्लेन करते हैं तो हम लोग समटाइम्स फैमिली के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं दैट इज़ कज़िन्स। हम लोग देखें तो समटाइम्स हम लोग है ना फैमिली को एक्सटेंशन करने के अंदर कज़िन्स जो कि अंकल या आंटी या जो दूर के जो रिलेटिव्स हैं उनके जो है ना जनरेशन्स हैं, उन जनरेशन्स को हम लोग हमारी फैमिली के अंदर इन्वॉल्व करते रहते हैं। एंशिएंट पीरियड में हम लोग बात करें तो फैमिलीज़ जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। महाभारत जो है आप लोगों ने स्टोरी पढ़ी होगी, दैट इज़ प्योरली बेस्ड ऑन रिलेशन ऑफ फैमिलीज़, और इसी के ऊपर बेस के ऊपर हम लोग कह सकते हैं कि उस समय की जो सोसाइटी जो थी उसकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग यूनिट जो है वो डेफिनेटली फैमिलीज़ रही होगी। फैमिलीज़ के साथ में नेक्स्ट वन जो हमारे टॉपिक जो है दैट इज़ द आइडियल ऑफ पैटर्नलिनी। बेसिकली पैटर्नलिनी जो है दैट इज़ इसको एक तरह से हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं दैट इज़ हु बिकम्स द ओनर ऑफ प्रॉपर्टी। यानी बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो एक फादर की डेथ के बाद में उसकी प्रॉपर्टी जो है वो किसके पास में जाएगी, उसके बेस के ऊपर हम लोग हमारी सोसाइटी को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ पैटर्नलिनी एंड मैटरलिनी। बेसिकली हम लोग देखें तो 6th सेंचुरी BC के अंदर हमारी जो सोसाइटी जो थी उसमें पैटर्नलिनी सिस्टम जो है ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। हम लोग देखें तो पैटर्नलिनी के अंदर जब है ना एक फादर की डेथ हो जाती थी तो उसके जो रिसोर्सेज है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, वो सब उसके सन्स के बीच में या तो डिवाइड की जाती थी, या फिर समटाइम्स हम लोग देखते हैं कि जो एल्डर सन जो है वो इन रिसोर्सेज को कंट्रोल करने का काम या ओन करने का काम करता था। हम देखें तो मोस्ट ऑफ द 6th सेंचुरी BC के बाद में जितने भी जो है ना रूलिंग डायनेस्टीज़ हैं, हम लोग कॉमनली देखते हैं कि ये पैटर्नलिनी सिस्टम जो है वो सभी उन्होंने फॉलो किया। नाउ फॉलो करते वक्त कई सारे इसमें डिफरेंट फीचर्स हमारे सामने आते हैं। जस्ट लाइक सेम, कभी मान लीजिए कि एक फादर की डेथ के बाद में उसका कोई सन नहीं है, तो समटाइम्स हम लोग देखते हैं कि उसके जो नियर बाई जो रिलेटिव्स हैं वो है ना उस प्रॉपर्टी को ओन किया करते थे। और इवन अगर हम लोग बात करें तो कई बार है ना जो अदर रिलेटिव्स हैं वो भी कई बार इस प्रॉपर्टी या इसका जो एम्पायर है, जिसको हम लोग कह सकते हैं जो थ्रोन है, उस थ्रोन के ऊपर अपने आप को इस्टेब्लिश कर लिया करते थे। बहुत जब हम लोग पैटर्नलिनी की बात करते हैं, जब हम लोग प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे सामने एक पिक्युलरिटी उस समय की सोसाइटी की आती है कि जो विमेंस हैं उनके पास में राइट टू प्रॉपर्टी नहीं था, या कॉमनली नहीं था। जैसे हम लोग है ना एग्जांपल लेते हैं तो हमारे इंडियन हिस्ट्री के अंदर हमें ऐसे एक एग्जांपल जो जिसके बारे में हमने पुराना जो बैक चैप्टर जो है उसके अंदर भी हमने बात करी थी प्रभावती गुप्ता की। प्रभावती गुप्ता क्योंकि वो है ना एक है ना किंगडम से बिलोंग करती थी, एक है ना एलिट क्लास से बिलोंग करती थी, दैट्स वाई इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि एलिट क्लास में जो विमेंस हैं उन विमेंस के पास में शायद राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो उनको डेफिनेटली दिया गया होगा। नेक्स्ट वन जो टॉपिक है दैट इज़ रूल ऑफ मैरिजेस। बेसिकली जब हम लोग प्रॉपर्टी की बात करते हैं, हम लोग ये कहते हैं कि प्रॉपर्टी जो है वो सन्स के बीच में ही डिवाइड की जाती थी। तो मैरिजेस जो हैं ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म था, एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट था जो कि हमारे लिए जानना ज़रूरी है। जैसे अभी मैंने कहा कि सन्स जो है वो ही केवल प्रॉपर्टी को ओन करते थे, दैट्स वाई इसीलिए डॉटर्स का रोल जो है वो फैमिलीज़ के अंदर हमें काफ़ी कम मिलता है। डॉटर्स जो हैं वो प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर अपने आप को ओन नहीं कर सकती थी। दाए भाग जो कि एक प्रॉपर्टी को लेकर एक है ना टैक्स जो कि हमारे इंडिया के अंदर लिखा गया, उसमें भी हम लोग देखें तो विमेंस जो है उनको एक तरह से कहा जाए उनको रिसोर्सेज जो है वो क्लेम करने का राइट नहीं दिया गया। नाउ डॉटर्स अगर प्रॉपर्टी अगर उनके पास में नहीं होती थी तो दैन उनका रोल क्या था, इसको लेकर हम लोग बात करें तो जो मैरिजेस जो हैं वो डॉटर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। हम लोग बात करें जब मैरिजेस की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने डॉटर्स की मैरिजेस जो हैं ये काफ़ी एसेंशियल मानी गई। इवन जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि हमारे इंडियन कल्चर के अंदर कन्यादान जो कि एक मैरिज के बाद में एक है ना डोनेशन ऑफ डॉटर, जिसको आप कह सकते हैं कन्यादान के नाम से, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल के रूप में माना गया है।
नाउ यही जो है मैरिंग डॉटर जो है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट एक एक्टिविटी जो है वो फैमिली के लिए मानी गई। जब हम लोग मैरिजेस की बात करते हैं तो हमारे सामने 2 और 3 डिफरेंट टाइप की मैरिजेस आती हैं। पहला दैट इज़ एक्सोगैमी। एक्सोगैमी के अंदर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर मैरिजेस जो हैं वो बेसिकली अपने गोत्रास, जो कि एक यूनिट हुआ करती थी, एक फैमिली के द्वारा बनाई जाती थी, उन गोत्रास के बाहर इन मैरिजेस को किया जाता था। इसको एक्सोगैमी के नाम से बुलाया गया। दैन मैरिजेस के अंदर हम लोग बात करें तो यहाँ पर 2 और डिफरेंट टाइप के मैरिजेस के एग्जांपल हमारे सामने आते हैं। पहला पॉलीगिनी, जो कि एक तरह से कहा जाए जिसमें एक है ना हस्बैंड जो है उसकी सेवरल वाइफ हो सकती थी, और दूसरा पॉलीएंड्री, जिसके अंदर हम लोग देखें तो विमेंस जो है उनके मोर देन वन हस्बैंड हो सकते थे। बेसिकली पॉलीगिनी एक तरह से कहा जाए ये एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस थी जो कि उस समय की सोसाइटी के अंदर हमें मिलती है, लेकिन पॉलीएंड्री जो है उसका एग्जांपल हमें बहुत लीस्ट मिलते हैं। इवन अगर हम लोग बात करें तो एंशियंट इंडिया के अंदर महाभारत जो है दैट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट लिटरेचर, जिसके अंदर पॉलीएंड्री जो कि द्रौपदी का जो मैरिज है वो हमें बहुत एक लार्ज स्केल के ऊपर इसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि पॉलीएंड्री सभी जगह थी। हम देखें तो मोस्ट ऑफ द सोसाइटी के अंदर पॉलीएंड्री जो मैरिजेस है उसको डिस्कार्ड या उसको फॉलो नहीं करने की बातें इसमें की गई हैं। ऑल ऑफ 6th सेंचुरी BC के अंदर ही हम लोग देखें तो मैंने पहले वाले चैप्टर में भी आपको बताया था कि न्यू टाउन्स जो है उनका एमरजेंस हमारे सामने हुआ, और इस न्यू टाउन के एमरजेंस की वजह से अब सोशल लाइफ जो है ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई। टाउन्स एक तरह से कहा जाए एक मीटिंग प्लेसेस थे जहाँ पे ट्रेडर्स जो है वो आकर मिला करते थे, और ट्रेडर्स जो है वो डिफरेंट सोसाइटीज़ के थे जो कि डिफरेंट सोशल रूल्स को फॉलो करते थे। दैट्स वाई इसीलिए हम लोग देखें तो न्यू टाउन्स के एमरजेंस होने के बाद में अब ब्राह्मण्स के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज आया कि वो इस टाउन या अर्बन सोसाइटी जो है उसको किस तरह से कंट्रोल करे। अर्बन सोसाइटीज़ को कंट्रोल करने के लिए हम लोग देखें तो 6th सेंचुरी BC के अंदर अब ब्राह्मण लिटरेचर जो है उनको डेवलप किया गया, और इन ब्राह्मण लिटरेचर को धर्मशास्त्र या फिर धर्मसूत्रास के रूप में एक्सप्लेन किया गया। ऑल ऑफ यू, जब हम लोग धर्मशास्त्र और धर्मसूत्रा की बात करते हैं, स्पेशली इसके अंदर हम लोग देखें तो स्मृतिस, जिसमें से मनु स्मृति एक बहुत इंपॉर्टेंट स्मृति है, उसको जब हम लोग एक्सप्लेन करते हैं तो यहाँ पे मैरिजेस के एग्जाम्पल हमारे सामने आते हैं। हम लोग देखें तो स्मृतिज और धर्मशास्त्र के अंदर हम लोग देखें तो 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस बताई गई हैं। 8 डिफरेंट टाइप की मैरिजेस को इस्टेब्लिश किया जा सकता था उस समय की सोसाइटीज़ में। इनमें से 4 जो मैरिजेस हैं वो एक्सेप्टेबल थी, और 4 जो है उसको क्रिटिसाइज़ किया गया था। ये माना जाता है कि जो 4 मैरिजेस जो एक्सेप्टेबल थी वो ब्राह्मण्स के अंदर पॉपुलराइज थी, और जो 4 जिनको ब्राह्मण्स क्रिटिसाइज करते थे वो उन सोसाइटीज़ के अंदर थी जिनको ब्राह्मण्स जो है अपने से लोअर सोसाइटीज़ के रूप में डिस्क्राइब करने की कोशिश किया करते थे। सो रूल्स ऑफ मैरिजेस ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था। दैन साथ ही हम लोग बात करें तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारे सामने जो आता है दैट इज़ द गोत्र ऑफ वेमेन। गोत्र एक तरह से कहा जाए दैट इज़ वर्णा सिस्टम हमारे सबसे पहले था। वैदिक पीरियड के अंदर वर्णास इस्टेब्लिश किए गए। 4 डिफरेंट वर्णास थे। वर्णास जब और ज़्यादा फर्दर डिवाइड किए गए तो यहाँ पे गोत्रास जो है वो हमारे सामने आते हैं। बेसिकली गोत्रास जो हैं ये सबसे पहले ब्राह्मण्स के अंदर इस्टेब्लिश हुए। ब्राह्मण्स में जितने भी जो फेमस सीड थे, जितने भी जो साधु और ऋषि थे, उन साधु और ऋषियों में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो साधु और सीड जो माने गए उनकी फैमिलीज़ जो है वो एक पर्टिकुलर गोत्रा के रूप में एक्सप्लेन की गई। जैसे वशिष्ठ है या फिर आपके और जो दूसरे ना साधु हैं जो उस इम्पॉर्टेंट ऋषि जो रहे उनके जैसे कश्यप वगैरह, उनके नाम से ये गोत्रास जो है इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई। नाउ गोत्रास को लेकर हम लोग देखें तो 2 इम्पॉर्टेंट रूल हमारे सामने आते हैं। पहला, विमेंस जो है जब तक उसकी मैरिज नहीं होती थी विमेंस की, तब तक वो अपने फादर की गोत्रा के रूप में एक्सप्लेन की जाती थी या नोन होती थी। लेकिन जैसे ही मैरिज होती थी तो उनके लिए ये ज़रूरी था कि वो अपने हस्बैंड का जो गोत्रा है उसको वो एक्सेप्ट करना या उसको अपने साथ में अडॉप्ट करना स्टार्ट करें। दैन साथ ही दूसरा जो इम्पॉर्टेंट रूल था जो कि हम लोग इससे पहले रूल ऑफ मैरिजेज में पढ़ चुके हैं कि जो सेम गोत्रा सेम यूनिट के जो लोग जो थे उनके अंदर आपस में मैरिजेज जो है वो इस्टेब्लिश नहीं की जा सकती थी। नाउ यहाँ पर हम लोग देखें तो ऐसा नहीं था कि ये सभी जगह ये सेम चीज़ फॉलो होती थी। सम ऑफ द एक्सेप्शंस जो है वो हमें उस समय की सोसाइटी के अंदर अवेलेबल होते हैं। इनमें से इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन जो हमारे सामने आता है वो सातवाहन रूलर्स का आता है। बेसिकली जब हम लोग सातवाहन रूलर्स की बात करते हैं तो सम ऑफ द
सातवाहना रूलर्स के लेकर जो इंस्क्रिप्शंस हमें अवेलेबल हुए हैं, वो इंस्क्रिप्शंस हमें इन गोत्रा रूल्स को लेकर कई सारी चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। सातवाहनास ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डायनेस्टी थी जो कि हमारे सेंट्रल प्लेट्यू जो कि महाराष्ट्र के ऊपर है, यहाँ पर ये रूल किया था और इन्होंने यहाँ पर है ना रूल करते हुए एक स्ट्रॉन्ग डायनेस्टी के रूप में अपने आप को रिकग्नाइज कराया। सातवाहना रूलर्स की जो इंस्क्रिप्शंस हैं उन इंस्क्रिप्शंस के अंदर हमें डिफरेंट नेम्स मिलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी, या राजा वसिति पुत्र श्री पुलमावी, या राजा गौतमी पुत्र सामी श्री यन सातकर्णी। ये जो डिफरेंट नेम्स हमारे सामने आते हैं, ये डिफरेंट नेम्स जो है वो हमें दो चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं। पहला, सातवाहना डायनेस्टी के अंदर मदर्स जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट मानी गई, क्योंकि सभी रूलर्स ने लगभग माता का या मदर का जो नेम है वो एज ए टाइटल के रूप में यूटिलाइज़ किया। देन ये टाइटल्स जो है वो टाइटल्स गोत्रास को भी एक्सप्लेन करते हैं, जैसे गौतमी, वसिति, गौतमी या मदारी, ये कई सारे गोत्र जो हैं वो हमें इनके अंदर एक्सप्लेन होते हुए मिलते हैं। नाउ इन गोत्रास के बेस के ऊपर हम लोग कह सकते हैं कि सातवाहना रूलर्स जो है वो जो मदर गोत्रा जो है उसी को फॉलो करने की कोशिश करते थे, ना कि फादर गोत्रास के। और ना केवल गोत्रा के बाहर मैरिजेस का एग्जाम्पल हमें सातवाहनास के अंदर मिलता है, बल्कि समटाइम्स हम लोग देखें तो एक गोत्रा के अंदर भी मैरिजेस जो है वो सातवाहना रूलर्स के द्वारा की गई। शायद इसके पीछे रीज़न माना गया कि एक सेम गोत्र के अंदर अगर मैरिजेस होती हैं तो वो लोग ये मानते थे कि उनकी जो यूनिट है वो यूनिट और ज़्यादा स्ट्रांगली होगी। आज भी आप देखें तो महाराष्ट्र और इसके सराउंडिंग जो एरियाज़ हैं वहाँ पर आज भी फैमिली के विद इन मैरिजेस जो है उनको इस्टेब्लिश लगभग किया जाता है। सो ये एक ट्रेडिशन था जो कि उस समय हमारे सामने इस्टेब्लिश होते हुए हमारे सामने आता है, जो कि गोत्रास की इम्पोर्टेंस को एक्सप्लेन करता है। ओके, दैट इज़ द एंड ऑफ पार्ट फर्स्ट। नाउ थैंक यू ऑल ऑफ यू।